আইটি স্টক বিভৎস কিছু দিতে পারে, চান্সেস ইজ ভেরি হাই, মানে এক্ষুনি না দিলেও দেবে। আমি তো পড়েছি ইভি নিয়ে, ইভি ইলেকট্রিক ভেহিকেল। ইলেকট্রিক ভেহিকলস ভবিষ্যৎ ভালো, ইভির ফিউচার খুব ভালো, ইলেকট্রিক ভেহিকলস কোম্পানির ভবিষ্যৎ ভালো। আচ্ছা চল, রেকর্ডিং স্টার্ট হয়েছে? হ্যালো, রেকর্ডিং মেসেজ আই থিঙ্ক সবাই পেয়েছে। আইটিসি তো আর থামছেই না, হ্যাঁ আইটিসি স্যার, আর উঠেই যাচ্ছে। আইটি স্টক, আইটিসি, হ্যাঁ আর আইটিসি ওপর থেকে উঠেই যাচ্ছে। থামার নাম নিচ্ছে না না, এখন একটু ওভারবোর্ড জোনে না, না, চলে গেছে আমাকে মনে হচ্ছে। 370 থেকে যে সে যে উঠতে শুরু করেছে, মানে এখন 420 করে চলছে, প্রায় 15-20 করে, থামতেই চাইছে না। আইটিসি নিয়ে তো অনেকবার বলেছি, আইটিসি খুব ভালো মুভমেंट है, ওদের কাছে ভালো টাকা পয়সা আছে, ঠিক আছে, মানে बेसिकली आईटीसी के पास पैसा बहुत है और अलग अलग लेवल में इन्वेस्टमेंट भी उसके पास करने का मौका भी है। अच्छा चलो सर, गुड मॉर्निंग अगेन टू ऑल ऑफ यू। रिकॉर्डिंग अभी स्टार्ट हुआ है, तो एक बार गुड मॉर्निंग इसलिए कर दिया। तो ठीक है सर, चलो आज का इक्विटी डेरिवेटिव स्टार्ट करते हैं। और इक्विटी डेरिवेटिव में हम लोग करेंटली कहाँ पर हैं? करेंटली हम लोग सर आईटीएम, एटीएम, ओटीएम, माने इसको हम लोग मार्केट के लैंग्वेज में बोलते हैं सर मनीनेस ऑफ एन ऑप्शंस। मनीनेस माने, मनीनेस माने बेसिकली जब एक ऑप्शन ट्रेडर मार्केट में ऑप्शन चूज करता है सर, ठीक है, जब एक ऑप्शन ट्रेडर मार्केट में ऑप्शन चूज करता है, आफ्टर चूजिंग द ऑप्शन, तब ऑप्शन ट्रेड करना है, तो ऑप्शन ट्रेड करने के टाइम पे उनके सामने एक सिचुएशन क्रिएट होता है, और सिचुएशन इज दैट कि स्ट्राइक क्या ले, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, मतलब ऑप्शन ट्रेडर के लिए इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है कि सर बेसिक्स है बट बहुत जरूरी चीज है कि भाई कौन सा स्ट्राइक चूज करके हम लोग मार्केट में बने रहे, मतलब कॉन्ट्रैक्ट में बने रहे। नाउ क्वेश्चन इज दैट सर कि ये स्ट्राइक चूज कैसे करेगा, उसके ऊपर जो डिस्कशन चल रहा था। तो लास्ट क्लास यानी ये स्टडी वाला जो क्लास था, इसमें मैं आपको वही बात कर रहा था कि आप मनीनेस को समझो, मतलब सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है, कोई भी जो एकदम बिगिनर्स है उनके लिए भी है, कि अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हो तो ऑप्शन चेन को पहले समझो। और ऑप्शन चेन को समझने के लिए सबसे पहले आप ये सोचो कि आपका अंडरलाइन क्या है, ठीक है, मैंने किसके बेसिस में आपका स्टॉक में आप बेसिकली आप इंडेक्स चूज कर रहे हो। जैसे नॉर्मली देखो, अगर कोई फर्स्ट टाइम मार्केट में आ रहा है, मतलब ज्यादा नॉलेज नहीं है, ज्यादा रिस्क टेकिंग एबिलिटी नहीं है, तो ऑलवेज एक कॉमन कॉन्सेप्ट ये रहता है कि आप निफ्टी में ट्रेड कर सकते, या तो निफ्टी, या तो मतलब निफ्टी रिलेटेड एनीथिंग, निफ्टी, बैंक निफ्टी, ठीक है, आजकल तो मिड कैप भी आ गया है, फिनेंस थिन निफ्टी भी आ गया है। सो निफ्टी के ऊपर अभी चार चार निफ्टी बन गया है। कुछ समझ में ना आए तो कम से कम निफ्टी में आप ट्रेडिंग कर सकते हो, बिकॉज इसमें लिक्विडिटी हाई रहता है, ठीक है। बाकी इंडिविजुअल स्टॉक में थोड़ा सा आपको चिंता हो सकता है, बिकॉज इंडिविजुअल स्टॉक में मैनिपुलेशन हो सकता है। ये जस्ट एक सिंपल एग्जांपल दिया मैंने आपको। बाकी इंडिविजुअल स्टॉक चूज करें कि निफ्टी चूज करें, ये तो आपको समय के साथ साथ समझ में आ जाएगा। बट सबसे पहले जो मैं ऑप्शन चेन में बात कर रहा था, तो उसी को कंटिन्यू करूंगा सर। जो ऑप्शन चेन में मेरा डिस्कशन मैंने स्टार्ट किया था, मैं उसी को कंटिन्यू करूंगा आज भी। लेकिन आज एक इंटरेस्टिंग चीज मुझे आपको बताना है, और वो इंटरेस्टिंग चीज क्या है सर? हाउ टू पिक द राइट स्ट्राइक प्राइस। आप लोगों के मन में कल से बहुत सवाल आ रहा था, तो मैंने सोचा कि एक्चुअली ये मेरा सीएफए मटेरियल का एक नोट्स था, तो मुझे अचानक से याद आ गया कि यहाँ पर एक अच्छा अमेरिकन एग्जाम्पल था, ठीक है, तो मैंने सोचा कि आपके साथ ये अमेरिकन एग्जाम्पल शेयर किया था, ठीक है। ये बेसिकली सीएफए मटेरियल के अंदर था, एक ही चीज़ है सर, चाहे सीएफए का हो या एनआईएसएम का, ठीक है। सो मैंने सोचा कि एक बार आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। ऐसे मैं सोचा था कि इसको बाद में डिस्कस करूँ, बट क्योंकि अभी आईटीएम एटीएम पे बात चल रहा है और आप लोगों के मन में भी बहुत ज्यादा जिज्ञासा आ रहा है ना, आपके मन में सवाल आ रहा है, क्वेश्चंस आ रहा है, तो मैंने सोचा कि आपको बताएं सर, ठीक है, कि राइट स्ट्राइक प्राइस चूज करने का क्या तरीका है। ऐसे इसको मैं बताने के लिए नॉर्मली थोड़ा वेट करता हूँ, क्योंकि जब तक बेसिक्स थोड़ा कवर नहीं हो जाता है और डेल्टा मतलब ऑप्शन ग्रीक जब तक कवर नहीं हो जाता, तो राइट स्ट्राइक प्राइस के बारे में बात करना मुझे नहीं लगता है कि राइट टाइम है, ठीक है। तो इसलिए मैं नॉर्मली इसको इग्नोर करता रहता हूँ, ठीक है, इस समय के जब समय आएगा तब बताएंगे। लेकिन
जस्ट फॉर कि आप लोगों के मन में इतना सारा सवाल है, जिज्ञासा है, तो मैं कुछ आइडिया शेयर करूँगा, ठीक है, जो आपको ये अमेरिकन एग्जाम्पल आपको हेल्प करेगा, ठीक है। तो मतलब अमेरिकन मार्केट से ही तो हमारी इंडियन मार्केट भी अभी बहुत डेवलप हुआ है, मतलब अमेरिकन मार्केट से हम लोग काफ़ी इंस्पायर हुए हैं, रिसेंट जो मार्केट डेवलपमेंट है। तो चाहे अमेरिकन मार्केट हो या इंडियन मार्केट, स्टॉक मार्केट पूरे दुनिया में सेम लेवल में काम करता है सर, और ऑप्शन मार्केट तो एकदम प्रॉपरली काम करता है। थोड़ा बहुत इधर उधर रूल्स अलग हो सकता है, बट ओवरऑल कॉन्सेप्ट में कोई चेंजेस नहीं है, ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट में कोई चेंजेस नहीं है, आप लोगों को पता भी है सर, है ना। तो वॉरेन बफेट का चिंता भावना, मतलब वॉरेन बफेट जिस तरीके से सोचते हैं, राकेश झुनझुनवाला भी उसी तरीके से सोच के अपना कारनामा करके गया है सर। वॉरेन बफेट अभी भी है, बट झुनझुनवाला चले गए, मतलब काफी सीनियर है वॉरेन बफेट, लेकिन फिर भी वो अभी भी है, मतलब लेकिन झुनझुनवाला चले गए सर। जो भी हो, किसी का भी बात हो सर, बात समझे आप। तो हाउ टू पिक द राइट स्ट्राइक प्राइस ऑप्शन चेन में, कल ही मैं आपको समझा रहा था कि जब हम लोग एक ऑप्शन में ट्रेड लेते हैं, तो ऑप्शन चेन रीड करना बहुत जरूरी होता है ना सर। ऑप्शन चेन को रीड करना बहुत जरूरी होता है, और ऑप्शन चेन को जब रीड करते हैं, आपके सामने हजारों स्ट्राइक प्राइस होते हैं, है ना। स्ट्राइक प्राइस, इतना सारा स्ट्राइक प्राइस है, आईटीएम जो उनका स्ट्राइक है, एटीएम जो उनका स्ट्राइक है, ओटीएम का स्ट्राइक। फिलहाल सिर्फ कॉल में फोकस करो, ठीक है, फिर मैं धीरे धीरे पुट का भी आइडिया देता रहूंगा, ठीक है। मैं फिलहाल आपको एक बार कॉल मैंने समझाया, और आज मेरा मतलब डिसीजन था कि आज मैं आपको पुट समझाऊंगा, ठीक है। तो मैं पुट भी आज बात करूंगा, और जो अमेरिकन एग्जाम्पल्स मैंने सीएफए से उठाया, ठीक है, मतलब मेरे नोट से, तो मैं वो भी आपको शेयर करूंगा। आप लोग को बात समझ में आ रहा है सर, ठीक है। चलो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, जल्दबाजी नहीं करेंगे सर, ठीक है, आराम से समझाते हैं चलो। और नोट्स जो है मैं आपको शेयर करूँ, ठीक है, अगर बाई चांस मैं भूल जाता हूँ, मेरे से कलेक्ट कर लेंगे। ऐसा नोट अभी मैं थोड़ा डेवलप कर रहा हूँ, जैसे ये डेवलप हो जाए मैं शेयर करूँ। एक सेकंड। कल मैंने ये टॉपिक स्टार्ट किया था, मनीनेस ऑफ एन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें मैंने आपको सबसे पहले इंट्रिंसिक वैल्यू समझाया था, है ना। और इंट्रिंसिक वैल्यू में काफी बात किया था सर, किसी को याद है ना सबको, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ए कॉल ऑप्शन क्या है, स्पॉट माइनस स्ट्राइक, और स्ट्राइक प्राइस। स्टॉक, हाँ सर, स्पॉट माइनस स्ट्राइक ना। और पुट का क्या होता है, हाँ सर, पुट स्ट्राइक का माइनस स्पॉट। स्ट्राइक माइनस स्पॉट। भूलना नहीं है सर, भूलना नहीं है, बहुत जरूरी बातें हैं, ठीक है। ऐसे और भी चीजें मैं आपको प्रीमियम के ऊपर भी बताऊंगा, ठीक है। तो टाइम टाइम वैल्यू का एक कॉन्सेप्ट आएगा सर, टाइम वैल्यू, ठीक है, तो टाइम वैल्यू में भी बात होगा, थोड़ा रुक जाओ। तो मैंने आपको लास्ट दिन ये आइडिया दे दिया था, इन दी मनी, एट दी मनी, आउट ऑफ द मनी, विद द मनी, इन दी मनी, ठीक है, ये सब बात हुआ था कि कब इन दी मनी होगा, कब डीप आईटीएम होगा, कब ओटीएम होगा। तो कॉल पे बहुत ज्यादा बात हो गया था, अब पुट पे बात करना बाकी है। तो क्या एक काम करें सर, पुट पे जाने से पहले, पुट में जाने से पहले क्या हम थोड़ा सा कॉल के ऊपर एक केस बनाए सर, हाँ, जो मैंने आपको अमेरिकन केस बता रहा था, हाँ, एक अमेरिकन केस स्टडीज है, उसको मैं थोड़ा बात कर लूँ। चलो मैं आज पहले थोड़ा सा ही बताता हूँ, फिर मैं पुट पे जाऊंगा, ठीक है। तो चलो यही आज का विशेष अट्रैक्शन है, रोज एक ही चीज बोलता रहता हूँ, आज थोड़ा सा मैं सोचा कि एग्जाम्पल्स के साथ आपको कुछ और आइडिया दे दूँ, थोड़ा एक्स्ट्रा, ठीक है, नॉर्मल कन्वेंशनल वे से मैं थोड़ा हट के बीच में थोड़ा सा केस लॉ में आ गया, नहीं तो क्या है ना, कभी कभी थोड़ा बोरिंग सा हो जाता है। तो ये पुट ऑप्शंस में बात करूंगा सर, ठीक है, कि मतलब ऑप्शन चेन के अंदर पुट ऑप्शंस को भी सीखना बाकी है, कि किस तरह से हम लोग पुट के अंदर ओटीएम, आईटीएम, एटीएम समझ पाए, आगे आके चर्चा करूंगा सर। लेकिन इस चर्चे से पहले थोड़ा सा देख लो सर, हाउ टू पिक द राइट स्ट्राइक प्राइस। पहले कॉल पे बात करूंगा, उसके बाद धीरे धीरे मैं पुट का भी आपको केस लॉ बताऊंगा। तो जो मैं अभी आपको बताने जाऊंगा सर, इस सेम चीज को आप इंडियन मार्केट में भी फोकस करा सकते हैं, और आप कर लोगे सर, इतना गारंटी है कि अगर आप चाहे मैं अमेरिकन एग्जाम्पल्स यूज करूँ या जापानीज एग्जाम्पल,
मैं इतना गारंटी देता हूँ कि आप वो हर चीज हर मार्केट में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो जो मैं आपको अभी केस लॉ बताने जा रहा हूँ उसको आप इंडियन मार्केट में भी सिमिलर टाइप में एप्लीकेबल कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए सर स्टार्ट किया जाए। सर स्ट्राइक प्राइस क्या है ये मैंने कल आपको बताया था। The strike price of an option is the price at which a put or call, थोड़ा पेशेंस रखिएगा क्योंकि बीच बीच में थोड़ा सा एडवांस टॉपिक आ जाएगा जो मैंने अभी तक कवर नहीं किया, ठीक है। सो अगर आपको ऐसा फील हो कि समझ में नहीं आ रहा है कोई पर्टिकुलर पॉइंट, तो आप ज्यादा ना चिंता मत करिएगा, क्योंकि मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि यहाँ पर मैं थोड़ा स्ट्रेटेजी में बात करूंगा और स्ट्रेटेजी बताने का अभी भी प्रॉपर टाइम नहीं आया था सर, एज पर आवर क्लास करंट सिचुएशंस। मतलब जिस पॉइंट में अभी हम लोग हैं इसके हिसाब से शायद ये केस स्टडीज अभी नहीं होना चाहिए था, लेकिन फिर भी मैं कर रहा हूँ बिकॉज किसी के मन में बहुत सवाल दिख रहा था मैं, इसलिए मैं सोचा। The strike price of an option is the price at which the put or call options can be exercised. And you know that कि चाहे हम लोग put options exercise करें या call options, हमें strike price choose करना होता है। चाहे आप index choose करो, चाहे आप individual stock choose करो। जैसे आज के रेट में निफ्टी चल रहा है कितने में सर? निफ्टी कहाँ है? 17,844 के आसपास। हाँ सर, आज का मतलब हम लोग इसको क्या बोलते हैं सर? अंडरलाइन, ठीक है। मतलब मेरा जो बेस एसेट है, हमारा जो बेस एसेट है इसका स्पॉट मार्केट करेंटली, प्रेजेंट मार्केट करेंटली इस अमाउंट में चल रहा है 17,830, 38, 30, 40 के आसपास। नाउ द पॉइंट इज दैट सर, तो स्ट्राइक क्या है सर? स्ट्राइक ये है जो आपको ऑप्शन चेन में दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये 17,850 अगर मेरा करंट एटीएम जोन है, ठीक है, तो ये 17,800, 850 ये हमारा एटीएम जोन है, ठीक है। और आपको पता है कि ये जो अलग अलग स्ट्राइक दिख रहे हैं आपको, कल मैंने ये चीज समझा के रखा। अब वही बात यहाँ पर आपको फिर से मैं थोड़ा सा दोहरा रहा हूँ, मतलब रिपीट कर रहा हूँ। The strike price of an option is the price at which a put or call options can be exercised. It is also known as exercise price. Okay, इसको exercise price भी कहते हैं, याद रखिए। So picking the strike price is one of the two key decisions. ऑप्शन ट्रेडर के लिए, ऑप्शन ट्रेडर के लिए स्पेशली स्ट्राइक प्राइस चूज करना दो इंपॉर्टेंट चीजों में से एक है, ठीक है। मतलब एक है सर टाइम टू एक्सपायरेशन, मतलब दो इंपॉर्टेंट चीज है कि एक्सपायरी कितना दिन बाद है आपका, ये एक आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है एक ऑप्शन ट्रेडर के लिए। ऑप्शन कितना दिन बाद एक्सपायर करेगा, मतलब आपके हाथ में कितना टाइम है? 1 वीक, 2 वीक, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, डिपेंडिंग ऑन दी केस टू केस, ठीक है। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं आपको कि टाइम टू एक्सपायरी कितना दिन है और स्ट्राइक प्राइस क्या है, यही दो चीज ना सबसे इंपॉर्टेंट चीजों में से एक है सर। बाकी मैं टाइम के ऊपर बहुत बात करूंगा, ठीक है, क्योंकि अभी भी मैंने ऑप्शन ग्रीक नहीं बताया जहां पर टाइम के ऊपर स्पेशल डिस्कशन बाकी है, बहुत कुछ बाकी है। तो एन इन्वेस्टर और ट्रेडर मस्ट मेक व्हेन सिलेक्टिंग ए स्पेसिफिक ऑप्शन, तो जब भी वो कोई पर्टिकुलर ऑप्शन चूज करता है मार्केट में, ठीक है, चाहे निफ्टी ऑप्शन चूज करे, चाहे कोई इंडिविजुअल कंपनी का स्टॉक चूज करे, ठीक है। जैसे आप से फॉर एग्जांपल आप निफ्टी चूज करना चाहते हो, ठीक है, मानो कि आप चूज करना चाहते हो निफ्टी में कॉल ऑप्शन आप चूज करना चाहते हो, ठीक है, में 17,000, एक मैं जस्ट चूज करता हूँ कुछ भी एक वहां से उठा लिया, 17,800, 17,800 कॉल ऑप्शन चूज कर सकते हैं, 17,800 पुट ऑप्शन चूज कर सकते हैं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन इज दैट कि सर हम इसको क्यों चूज करें, ये 17,800 चूज क्यों करें या 17,700 क्यों चूज करें, मतलब वाई 17,700, वाई 17,800, वाई 17,500, वाई, क्यों, किधर जाना है सर? ये डिपेंड करता है कि आपके स्ट्रैटेजी क्या है, आप किस तरह का ट्रेडर हो, ये सब पे डिपेंड करता है। मतलब आप आईटीएम भी चूज कर सकते हो, मेरा बात को समझे सर, मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ, जल्दबाजी नहीं कर रहा हूँ। मतलब आप आईटीएम भी चूज कर सकते हो, आप एटीएम भी चूज कर सकते हो, आप ओटीएम भी चूज कर सकते हो। इट्स फुल ऑल चीज डिपेंड ऑन योर रिस्क एपेटाइट। रिस्क एपेटाइट समझते हो? रिस्क एपेटाइट माने ट्रेडर का रिस्क सहने का क्षमता, माने आप कितना रिस्क लेने के लिए रेडी हो सकते। हर किसी का सेम रिस्क टॉलरेंस नहीं होता है, हर किसी का सेम रिस्क टॉलरेंस नहीं होता है, तो किसी का रिस्क टॉलरेंस थोड़ा हाई होगा, किसी का रिस्क टॉलरेंस थोड़ा लो होगा।
इस पे डिपेंड करता है कि आप स्ट्राइक प्राइस कैसे चूज कर रहे हो। सर क्या बात कर रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सर समझने के लायक अभी कुछ बोला ही नहीं मैंने, मैं तो बस आपको घुमा घुमा के कहानी बता रहा हूँ। लेकिन सर अभी थोड़ा सा पेशेंस रखो, जितना आप लोग रखते हो, ठीक है, समझ में आ जाएगा सर। सर स्ट्राइक प्राइस हैज एन एनॉर्मस बेयरिंग ऑन हाउ योर ऑप्शन ट्रेड विल प्ले आउट। ठीक है, मतलब इसमें बहुत ताकत होता है कि आपका ऑप्शन ट्रेड क्या बनेगा। इस पूरा खेल स्ट्राइक प्राइस पे डिपेंड करता है। यहाँ पर शॉर्ट में दिया है सर स्ट्राइक प्राइस क्या है। स्ट्राइक प्राइस ऑफ एन ऑप्शन इज द प्राइस एट विच, मतलब एग्जाम के लिए ये सब शॉर्ट पॉइंट बहुत जरूरी होता है। The strike price of an option is the price at which a put or call options can be exercised. A relatively conservative investor, जो थोड़ा कंजर्वेटिव है, कंजर्वेटिव माने क्या सर, रिस्क हाई या रिस्क लो? लो लो रिस्क। A relatively conservative investor might opt for a call option strike price at or below the stock price. ठीक है, मतलब या तो एट दी मनी पे करेगा, या तो मतलब सिंपल बात है, या तो जो मार्केट में प्राइस चल रहा है उसके आसपास में करेगा, या तो उसके थोड़ा नीचे करेगा। समझाता हूँ सर, एग्जांपल देता हूँ। While a trader with a high tolerance for risk, जिसका रिस्क लेने का पावर थोड़ा ज्यादा है, मैं प्रेफर स्ट्राइक प्राइस अबव द स्टॉक प्राइस। सर ये कैसे होगा, समझाता हूँ। सिमिलरली a put option strike price at or above the stock price is safer than a strike price below the stock price. Pricing picking the wrong strike price, अगर आप गलत स्ट्राइक प्राइस चूज करते हो तो आप बेसिकली लॉस में चले जाओगे। एंड दिस रिस्क इंक्रीजेस, ये रिस्क समय के साथ साथ बढ़ता जाएगा when the strike price is set farther out of the money। सर क्या क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आएगा ना सर? तो स्ट्राइक प्राइस कंसिडरेशन करने के पीछे बहुत सारा चीज छुपा हुआ है सर। ठीक है, तो मैं आपको अभी एक अमेरिकन एग्जांपल, अभी बहुत जल्दी पहुंच जाऊंगा सर अमेरिकन एग्जांपल्स में, बट उससे पहले कुछ बातें समझ लेना पड़ेगा। स्ट्राइक प्राइस कंसिडरेशन किस पे डिपेंड करता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात। अज्यूम दैट यू हैव आइडेंटिफाइड द स्टॉक, मानो कि आपको स्टॉक आइडेंटिफाई या इंडेक्स आइडेंटिफाई हो गया। मानो कि आपने आईटी स्टॉक चूज किया, या फिर निफ्टी चूज किया, एनीथिंग। हाँ सर, आपने आईटी स्टॉक चूज किया, निफ्टी चूज किया, इंडिविजुअल लेवल में आईटीसी चूज किया, टाटा मोटर्स चूज किया, रिलायंस चूज किया, अरे जो चूज करना है कर सकते हो सर। आपने आइडेंटिफाई कर लिया, और आइडेंटिफिकेशन कैसे होता है ये तो हम लोग टेक्निकल एनालिसिस में ही सीखते हैं। हाँ सर, मार्केट में किसका बढ़ना किसका गिरना ये हम लोग टेक्निकल पे सीखते हैं, जो हम लोग ट्यूसडे क्लास में करते हैं, है ना? तो आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए मैं हमेशा बोलता रहता हूँ सर, फ्यूचर एंड ऑप्शंस अपने आप में कुछ नहीं है, अगर टेक्निकली नहीं पता तो फिर फ्यूचर एंड ऑप्शंस क्या करेंगे? विदाउट टेक्निकल एनालिसिस फ्यूचर एंड ऑप्शंस का क्या करोगे? टेक्निकल एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। So assume that you have identified. The identification process is based on technicality. कि भाई कौन सा स्टॉक बढ़ रहा है गिर रहा है। जैसे हम लोग हमेशा बात करते रहते हैं ना, जैसे क्लास जब भी शुरू होता है आप लोग बोलते हैं सर ये स्टॉक बढ़ा है, ये स्टॉक गिरा है, निफ्टी यहाँ तक पहुंचा है, ठीक है। इवन हम लोगों ने रिसेंटली जो निफ्टी के बारे में एनालिसिस दिया था कि निफ्टी में देखो सर एक डाउन ट्रेंड क्रिएट हुआ था, और इसके कारण भी था एक ये कौन सा कैंडल बना था रे, ये कौन सा कैंडल है, जल्दी बोलो कोई मुझे। बियरिश, कौन सा, क्या बियरिश, क्या ये एनगल्फिंग बियरिश इंगल्फिंग, थैंक यू सर। ठीक है, हैंगिंग मैन तो अच्छा रहता है, हैंगिंग मैन सिंगल जो हाँ खोल सर, दे हैंगिंग। हाँ यस, वेरी वेरी गुड विशु। अगर तुम सिंगल देखो तो हैंगिंग मैन है ना? लेकिन अगर तुम डबल देखो तो, मल्टीपल कैंडल देखो तो बियरिश इंगल्फिंग है। और हम लोग को पता है सर बियरिश इंगल्फिंग में मार्केट डाउन ट्रेंड होता है, और वैसा ही हुआ है। लेकिन इसके बाद मार्केट में चेंजेस आया है, जब हम लोगों ने देखा कि डाउन ट्रेंड में हैमर बना है, डाउन ट्रेंड में हैमर बना है, और हैमर बनने के बाद मार्केट में अप हुआ है। तो पॉइंट इज वेरी सिंपल सर, कि टेक्निकल एनालिसिस काम करता है। एक छोटा सा डे चार्ट में, एक छोटा सा डे चार्ट में ही हमें समझ में आ रहा है। जैसे मैं अगर आपको आईटी स्टॉक दिखाऊं, से फॉर एग्जांपल इन्फोसिस, अच्छा ये तो ऑप्शंस में आ रहा है, एक सेकंड रुको, नॉर्मल लेते हैं। इन्फी, से फॉर एग्जांपल इन्फी का चार्ट ले लेता हूं मैं। इन्फी रिसेंटली काफी डाउन गया है, काफी डाउन गया है, और डाउन जाने के पीछे का कारण भी पता है सर, है ना? इंटरनेशनल मार्केट में आईटी बिजनेस का बहुत ही खराब सिचुएशन है, स्पेशली यूएस मार्केट काफी डाउन जा रहा है। सर मैं बार बार बोल रहा हूँ कि फोकस करें फोकस करें फोकस करें।
करंट 1230 जोन में चल रहा है और आप देख सकते हो कि फर्दर कोई सेल नहीं है, माने बियर और बुल में लड़ाई चल रहा है। हाँ सर क्या बोलेंगे? ये जो दोजी स्पिनिंग टॉप क्या चल क्या रहा है? लगातार 4 दिन 5 दिन आज होते जा रहा है सर। वो क्या रहा है? बियर और बुल पे बियर वर्सेस बुल चल रहा है। कभी बियर बोल रहे हैं मैं जीतूंगा, कभी बुल बोल रहे हैं मैं जीतूंगा। इसलिए सेल भी नहीं है ज्यादा, बाई भी नहीं है ज्यादा। ठीक है, तो इनडिसीजन में है। और जब भी मार्केट इनडिसीजन में होते हैं मतलब आगे कुछ तो घटेगा, या तो और मार्केट नीचे जाएगा या तो मार्केट और ऊपर जाएगा। वेट करो, देखो कि कोई प्रॉपर टेक्निकल चार्ट बनता है कि नहीं। अगर कुछ प्रॉपर चार्ट बनता है तो एंट्री के लिए एकदम सही टाइम आ रहा है। ठीक है, या तो शॉर्ट सेल के लिए आएगा या तो लॉन्ग के लिए आएगा, बट बी रेडी फॉर, रेडी रहो, कुछ तो होने वाला है। सर यही यही जो सोच पनप रहा है ना मन में, जैसे मेरा मेरा मेरे मेरे मन में पनप रहा है। ठीक है, मेरे मन में चल रहा था तो मैंने आपको बोला, तो आपके मन में भी ऐसा कॉन्सेप्ट बिल्डअप होता है। ठीक है, और यही कॉन्सेप्ट आपको कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजी को बिल्ड करने में हेल्प करता है। पॉइंट टू बी नोटेड, स्ट्रेटेजी ऐसे ही बिल्डअप नहीं हो जाता। ठीक है, स्ट्रेटेजी बिल्डअप होने के पीछे कुछ तो बैकग्राउंड होना चाहिए। तो बैकग्राउंड अगर ना हो, टेक्निकलिटी ना हो, तो कैसे होगा? यस, फंडामेंटल भी बीच बीच में काम करता है, क्वार्टर रिजल्ट्स आप लोग देखते हो, चेक करते हो, दीज ऑल आर इंपॉर्टेंट, बट टेक्निकल इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वो एकदम प्रेजेंट सिचुएशंस का बात करता है। सो प्लीज अगेन फोकस्ड। तो योर नेक्स्ट, तो पहले आइडेंटिफाई द स्टॉक ऑन व्हिच यू वांट टू मेक एन ऑप्शन ट्रेड एंड योर नेक्स्ट स्टेप इज टू चूज द ऑप्शन स्ट्रेटजी। अब स्ट्रेटजी तो मैंने अभी तक सिखाया नहीं सर, मैं तो बस अभी बेसिक करवाया, बट स्ट्रेटजी में बात करना चालू कर दी। सच एज बाइंग ए कॉल और राइटिंग ए पुट। माने क्या कर सकते हो? एक कॉल ऑप्शंस बाय कर सकते हैं या फिर पुट को सेल कर सकते हैं। और आपको पता है कि मैंने रिसेंटली आपको ऑप्शंस बेसिक्स में कॉल बाय क्यों करना चाहिए, क्यों कॉल बाय करना चाहिए और क्यों पुट सेल करना चाहिए, और दोनों केस में क्या मेंटेलिटी और पॉइंट ऑफ व्यू होता है, मैं समझा गया। अच्छा, then the two most important consideration in determining the strike price are your risk tolerance and risk reward payoff. दो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैंने अभी भी रिस्क रिवॉर्ड पेऑफ पे बात ज्यादा किया नहीं सर, इसके ऊपर तो मैं टेक्निकल पे बात करूंगा। रिस्क रिवॉर्ड पेऑफ में मैंने टेक्निकल पे बात करना मेरा बाकी है, डिटेल चर्चा बाकी है। रिस्क टॉलरेंस क्या है? रिस्क टॉलरेंस क्या है सर? रिस्क टॉलरेंस माने आपका सहनशीलता, आपका सहने की ताकत। ठीक है, एक कविता याद आ गया सर हरिवंश राय बच्चन जी, आप लोग नाम सुने कि नहीं, सुनना चाहिए सर, बहुत ही फेमस कवि है, अमिताभ बच्चन जी के पापा है। ठीक है, इट्स वेरी फेमस। हमारे बंगाल में उनका कविता इतना नहीं पढ़ा गया है, बट दूसरे स्टेट्स में हिंदी पोएट्री में बहुत पॉपुलर है, जैसे मुंशी प्रेमचंद एंड हरिवंश राय बच्चन। तो हरिवंश राय बच्चन जी का एक कविता का लाइन है कि, लाइन ऐसा है कि इस जग में जितने जुर्म नहीं उससे ज्यादा सहने की ताकत है। मैंने कहना चाहते हैं कि हमारी मतलब हम लोग इस जो जगत है ना सर, इस जगत में जितना जुर्म नहीं मैंने उर्दू है सर, जुर्म मतलब बेसिकली गलत, कोई किसी के ऊपर गलत कर रहा है, ये जितना नहीं होता है इससे भी बहुत ज्यादा सहनशीलता है, मैंने सहने की ताकत होता है। ठीक है, दैट इज टॉलरेंस। ठीक है दैट इज टॉलरेंस, सहने की ताकत। तो वही बात मुझे याद आ गया। तो योर रिस्क टॉलरेंस, कि आप मार्केट में कितना देर तक टिक सकते हो, कितना रिस्क ले सकते हो। ठीक है, रिस्क लेके कितना दिन तक टिक सकते हो, ये बहुत जरूरी बात है। जो भी हो, लेट्स से मार्केट के बारे में चलो आ जाओ सर। कविता सुन लिया आपने, कविता से आ जाओ सर। कविता सुनने से ऐसा लगता है लिटरेचर क्लास चल रहा है सर। लिटरेचर बहुत कुछ सिखाते हैं जिंदगी में। अच्छा, लेट्स से यू आर कंसीडरिंग बाइंग ए कॉल ऑप्शंस। Let's say you are considering buying a call options. Your risk tolerance should determine whether you choose an in the money, at the money or out of the money. And मार्केट आपके सामने जो मौका रखता है, जब भी हम ऑप्शन चेक करते हैं कि आप क्या चूज करें, इन दी मनी चूज करें, आउट ऑफ द मनी चूज करें या एट द मनी चूज करें। 3 सिचुएशन आपके सामने हैं। एटीएम जोन भी होता है, आईटीएम भी होते हैं एंड ओटीएम भी होते हैं। बट डिपेंडिंग ऑन दिस 3 सिचुएशंस आपके सामने मौका सब देता है, लेकिन आपको देखना है कि भाई आपका रिस्क टॉलरेंस एबिलिटी क्या है,
उस पर डिपेंड करता है कि आप आईटीएम करोगे कि ओटीएम करोगे कि एटीएम करोगे। नॉर्मली मार्केट में आप लोग देखोगे कि नहीं नहीं आईटीएम ही करना चाहिए, ओटीएम में नहीं जाना चाहिए, है ना, नहीं एटीएम पे करते हैं, रिस्क थोड़ा कम है। ऐसा आपको अलग अलग लोग अलग अलग सजेशन करेंगे। लेकिन सर हम लोग सजेशंस पे बात नहीं कर रहे हैं कि कौन क्या सजेस्ट कर रहा है, आप किसी का सजेशन ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। ठीक है, यूट्यूबर्स कुछ बता रहा है, ठीक है सर, सब अपना अपना ओपिनियन आपको देता है, बट आपको पता होना चाहिए कि क्या करना चाहिए किस सिचुएशन पे। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या अच्छा है क्या नहीं है, वो समय बताएगा। आप अभी से डिसाइड मत करो कि ये अच्छा है कि ये बुरा है, वो टाइम नहीं आया है अच्छा बुरा का। पहले आप ये तो जान लो सर, पता नहीं जिंदगी में ना समय के साथ साथ अच्छा बुरा का डेफिनेशन बदल जाते हैं, पता है आपको। ठीक है, आज जिस चीज को आपको खराब लगता है या फिर आपको लगता है कि नहीं दिस इज नॉट अ गुड स्ट्रैटेजी, हो सकता है कि दो साल बाद आपको लगेगा कि भाई वही अच्छा स्ट्रैटेजी था। ठीक है, सो अभी भी कंक्लूजन में मत ना पहुंचो सर। ठीक है, आपको बस पता होना चाहिए कि कब क्या होता है और कब क्या करना चाहिए। तो देखो सर, तो आपके सामने आईटीएम है, एटीएम है, ओटीएम है। सर एटीएम ऑप्शन है हायर सेंसिटिविटी। आईटीएम ऑप्शन जो होते हैं सर, आईटीएम जो इन दी मनी ऑप्शन होते हैं, वो सेंसिटिविटी थोड़ा हाई होते हैं। सर मैं आपको बोला था ना कि मैंने आपको बहुत चीज अभी तक सिखाया नहीं है, जैसे कि डेल्टा। ना व्हाट इज डेल्टा, अब ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्यों, क्योंकि डेल्टा पे चर्चा करना अभी समय लगेगा। बस इतना जरूर कहूंगा कि डेल्टा जो होता है वो बेसिकली सेंसिटिविटी ऑफ द स्टॉक होता है या सेंसिटिविटी ऑफ द इंडेक्स होते हैं। मतलब मार्केट मार्केट थोड़ा सा इधर उधर हो जाए या किसी पर्टिकुलर स्टॉक में अचानक से बुलिशनेस आ जाए या अचानक से बेरिशनेस आ जाए, ठीक है, तो सेंसिटिविटी ऑफ द स्टॉक एंड आईटीएम ऑप्शन ऐसे हायर सेंसिटिविटी, जिसको हम लोग डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं टू दी प्राइस ऑफ द अंडरलाइंग स्टॉक। मतलब अंडरलाइंग स्टॉक थोड़ा सा हिलेगा तो आपका आईटीएम ऑप्शन चेंज हो सकता है। If the stock price increases by a given amount, the ITM call would gain more than an ATM. If the stock price increases by a given amount, अगर आपका अंडरलाइन मतलब स्पॉट मार्केट अगर हल्का सा चेंज होगा तो आईटीएम बहुत गेन भी कर सकता है। ठीक है, इंक्रीज करेगा तो आईटीएम गेन करेगा, या फिर स्टॉक प्राइस अगर नीचे गिरेगा, स्टॉक स्पॉट मार्केट अगर थोड़ा नीचे भी गिरता है, द हायर डेल्टा ऑफ द आईटीएम ऑप्शंस के कारण आपका आईटीएम नीचे गिर भी सकता है। ठीक है, मैं समझाता हूँ सर ये कैसे संभव है और कैसे होता है। इसी के लिए तो मैं आपको बोला ना केस, जो केस तक अभी तक पहुंचे नहीं है। ऑल्सो मीन्स इट वुड डिक्रीज मोर देन एन एटीएम, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि आपका आईटीएम ऑप्शन एटीएम से भी नीचे गिर जाए। और ओटीएम कॉल इफ द प्राइस ऑफ द अंडरलाइंग स्टॉक फॉल्स। However, an ITM call has a higher initial value. ITM का क्या है ना सर, इसका इनिशियल वैल्यू हाई होते हैं, इसका ना रिस्क थोड़ा कम है, इसका रिस्क कंपेरेटिवली कम है। उल्टा साइड में अगर मैं बात करूं ओटीएम कॉल का, ठीक है, ओटीएम कॉल्स हैव द मोस्ट रिस्क। रिस्क अगर ओटीएम का सबसे ज्यादा है, स्पेशली व्हेन दे आर नियर द एक्सपायरेशन डेट। मतलब एक्सपायरी के टाइम पे तो ओटीएम में कुछ नहीं बचता है सर, फोर्थलेस हो जाते हैं। अगर एक्सपायरी डेट तक ओटीएम को ही होल्ड कर रहा है, ठीक है, तो स्पेशली कॉल बायर, तो फिर वो तो गया सर, मतलब लॉस में जाने का चांसेस बहुत हाई है। नाउ आपको ये चीज थोड़ा कंफ्यूजन कर रहा है कि सर कैसे संभव है, वो तो थोड़ा बताओ। सर मैं बताऊंगा, लेकिन पहले आप मुझे बताओ रिस्क टॉलरेंस क्या है, समझ में आ रहा है रिस्क टॉलरेंस। अच्छा मैं इसको अगर ऑप्शन चेंज से आपको बताने की कोशिश करूँ, आप देख सकते हैं। देखो सर, आप अगर देखो कि आपका आईटीएम जोन में जो स्ट्राइक है, ठीक है, ये जो एटीएम को थोड़ा सा साइड कर सकते हैं। आईटीएम जोन में जितना स्ट्राइक प्राइस आपको दिखाई दे रहा है, मैं इसमें लिया सर, ठीक है, निफ्टी में लिया। आप देख सकते हो कि आपका जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस है मार्केट में, ये देखो हाई है। देखो प्रीमियम वैल्यू देखो सर, लास्ट ट्रेडेड प्राइस प्रीमियम वैल्यू देखो 486, 430, 384, 332, 280, 233। लेकिन उधर आप ओटीएम जोन में देखो, ओटीएम जोन में देखो आपका प्राइस कितना गिर गया। तो आईटीएम में क्या है सर, इनिशियल वैल्यू हाई होगा, लेकिन आईटीएम में रिस्क थोड़ा कम है। ओटीएम में इनिशियल वैल्यू थोड़ा कम है, काफी कम है, लेकिन रिस्क इज वेरी हाई। बट कैसे, यही चीज मैं समझाना चाहता हूँ। बट ये कैसे होता है, ठीक है, तो ओटीएम में प्रॉब्लम ये है सर, ओटीएम में ये प्रॉब्लम है कि ओटीएम में रिस्क बहुत हाई होता है, बट आपको इनिशियली कम देना पड़ता है। आपको जो पेमेंट करना है, मतलब ऑप्शन को बाय करने के टाइम पे आपका पेमेंट वैल्यू कम रहेगा। मैं एग्जांपल देता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड पे ऑफ को भी थोड़ा समझा देता हूँ 2 मिनट के लिए। ऐसे रिस्क रिवॉर्ड के ऊपर एक पूरा स्पेशल क्लास रहता है।
बट जस्ट बिकॉज आज मैं आपको स्ट्रेटेजी के लिए आ गया ना सर, तो कुछ बातें करना पड़ रहा है। योर डिजायर्ड रिस्क रिवॉर्ड पे ऑफ सिंपली मीन्स, रिस्क रिवॉर्ड पे ऑफ जो होता है ना, इसका सिंपल मतलब ये होता है कि आप कितना कैपिटल इन्वेस्ट करना चाहते हो, द अमाउंट ऑफ कैपिटल यू वांट टू रिस्क ऑन द ट्रेड। जब आप ट्रेड ले रहे हो, आप कितना ट्रेड में कितना कैपिटल लगाना चाहते हो, एंड योर प्रोजेक्टेड प्रॉफिट टारगेट कितना, ठीक है, मतलब कितना लगा के कितना आएगा। एन ITM कॉल मे बी लेस रिस्की देन एन OTM कॉल। ऑब्वियसली ITM थोड़ा कम रिस्की है OTM से, बट इट ऑल्सो कॉस्ट मोर। कौन ज्यादा कॉस्टली होते हैं सर, ITM की OTM? बोलो, आपको दिख रहा है? ITM हिंदी बनी। हिंदी बनी में ऑलवेज एक्सपेंसिवनेस ज्यादा है, ठीक है, ऑलवेज एक्सपेंसिव, बट OTM लेस एक्सपेंसिव, है ना? ये तो दिख रहा है, एकदम दिख रहा है। मतलब देखो कौन सा प्रीमियम, आप अगर ऑनलाइन में जब भी आप अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऑर्डर देने जाओगे, OTM ऑप्शन चूज करोगे, स्ट्राइक चूज करोगे ना, ऑटोमेटिकली आपका प्रीमियम वैल्यू में आपको नजर आएगा कि कितना आपको जमा करना पड़ता है। सो इट्स अ वेरी सिंपल थिंग ना, मतलब बेसिकली इनिशिएट एग्जीक्यूट करने में कुछ नहीं है, ठीक है, मतलब आप ऑर्डर दे दोगे उसमें क्या है, बट बेसिक बात है सिर्फ चूज करना, कब चूज करें, क्यों चूज करें। So basically your desired risk reward payoff simply इसका मतलब होता है the amount of capital you want to risk on the trade and your projected profit target. Okay, आपका projected profit target. So an ATM call may be less risky than an OTM call. और साथ में दाम भी ज्यादा पड़ता है, किसका? ITM का। So if you only want to take a small amount of capital, अगर आप चाहते हो कि आपको कैपिटल कम जमा करना है, प्लीज बात को समझे, अगर आप चाहते हो कि आपको कैपिटल कम जमा करना पड़े तो शायद आप OTM के लिए जाओगे। OTM कॉल कैन हैव अ मच लार्जर गेन, लेकिन आपको जब गेन देगा ना, कम देके ज्यादा गेन हो सकता है OTM परसेंटेज टर्म में। परसेंटेज टर्म में कम पेमेंट करके ज्यादा कमा सकते हो परसेंटेज टर्म में OTM से। बट ITM कॉल इफ द स्टॉक सर्ज, मतलब अगर स्टॉक बढ़ता है, स्ट्राइक प्राइस को भी क्रॉस कर जाता है, बट इट हैज अ सिग्निफिकेंटली स्मॉलर चांस ऑफ सक्सेस देन एन ITM कॉल। मतलब OTM में क्या बताना चाहता है, OTM कॉल कैन हैव अ मच लार्जर गेन इन परसेंटेज टर्म्स देन ITM कॉल, लेकिन उसके लिए स्टॉक का प्राइस स्ट्राइक से भी ज्यादा होना चाहिए, बट इट इज सिग्निफिकेंटली स्मॉलर चांस ऑफ सक्सेस देन एन ITM कॉल। बट आपका सक्सेस होने का चांसेस बहुत लो होता है, मतलब हार्डली, मतलब 3 आउटकम में से एक ही आउटकम आपके फेवर में जा सकता है, बाकी सभी आउटकम आपके अगेंस्ट में जाएगा। मतलब अगर देयर आर 3 चांसेस कि 3 चीज हो सकता है, या तो बढ़ेगा, या तो गिरेगा, या तो सेम रहेगा, तो चांसेस इज वेरी लो OTM में। OTM में आपका गेन होने का चांसेस बहुत लो रहता है, लेकिन जो भी कमाओगे परसेंटेज वाइज ज्यादा कमाओ। तो यही है ना रिस्क रिवॉर्ड। तो OTM में रिस्क हेलो रिवॉर्ड, हाँ बोलो सर, बोलो बोलो। ওটিএমে যদি তোমার শর্টিং করি তাহলে তো প্রফিট তো হবেই। अरे बाबा प्रॉफिट हर चीज में होगा, तो सुनो अभी 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 हम लोग पुट पे बात नहीं कर रहे, ठीक है, और शॉर्टिंग नहीं कर रहे, हम लोग सिंपल अभी बाय में बात कर रहे, ठीक है। प्रॉफिट होगा, ठीक है, प्रॉफिट हर चीज में है, मैं कहाँ बोल रहा हूँ कि प्रॉफिट नहीं है। मैं तुमको ये बताना चाहता हूँ कि आप पहले स्ट्रेटेजी को तो समझो, ठीक है, कि कब OTM, मतलब एक कॉल जब कोई बाय करना चाहता है तब वो क्या बाय करेगा, किस तरह से बाय करेगा, और उसको ITM OTM में क्या चूज करना चाहिए, ठीक है। सुमित तो सही बोल रहा है, ठीक है, कि प्रॉफिट होगा, अभी क्यों नहीं होगा, हर चीज में प्रॉफिट है, बट डिपेंड करता है कि आपका रिस्क टेकिंग एबिलिटी, आपका रिस्क रिवॉर्ड पे ऑफ का स्ट्रक्चर पे। अब प्लीज लुक एट द फॉलोइंग एग्जांपल, ठीक है सुमित, ध्यान से सुन। हम लोग बाय करने जा रहे हैं, हाँ हम लोग अभी बाय करने जा रहे हैं, और ये वेरी फेमस कंपनी इन अमेरिका, उसके ऊपर ये केस स्टडीज बना हुआ है। आप लोग नाम सुने हो सर जनरल इलेक्ट्रिक का? क्या रे? হ্যাঁ শুনেছি। वेरी गुड। जनरल इलेक्ट्रिक, ठीक है, इसके ऊपर ही ये केस स्टडी बना हुआ है। इसका एक हिस्टोरिकल पॉइंट है जिसके ऊपर बात होगा सर। तो ऑब्वियसली सर अभी देख सकते हो आप कि जनरल इलेक्ट्रिक 96.21 US डॉलर इसका करंट दाम चल रहा है। इंडियन मार्केट में नहीं रे बाबा, अमेरिकन मार्केट। बट मैं यहाँ पर आपको बेसिकली फोकस करना चाहता हूँ कि ये ऑप्शन ट्रेडिंग में जनरल इलेक्ट्रिक को कैसे यूज किया गया। एक जमाने में ये अमेरिका का बहुत ही फेवरेट स्टॉक हुआ करता था, ठीक है।
आज इतना फेवरेट में नहीं है, बट एक समय ऐसा था कि अमेरिका में हर कोई जनरल इलेक्ट्रिक में ट्रेड लेता ही लेता था। ठीक है, आज भी है, बट वो बात नहीं है जो पहले होता था। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि 2093 के बाद से क्या बना था, उसके बाद आप देख सकते हो कि अभी क्या सिचुएशन है। मेनली इसका जो पॉइंट मैं यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, दैट इज बेसिकली इस एरिया में, ये जो 2013 से जो ये जो नीचे गिरा था और उसके बाद जो इसमें एक अपवर्डनेस आया था, ठीक है, इसके ऊपर ही मेनली ये फोकस है। ठीक है, बेसिकली इस पॉइंट में 2008-9 में, ठीक है, ये देखो पॉइंट बेसिकली इस पॉइंट में 2008-9 के आसपास। ठीक है, ये कहाँ से कहाँ गिरा है, देखो देख पा रहे हैं सर आप लोग, कहाँ से कहाँ गिरा है, और उसके बाद 2013-14 के आसपास जाके ये किस तरह से अपने आप को वापस 15-16 में जाके किस तरह से अपने आप को रिकवर किया है। तो यही एरिया में मैं बेसिकली बात करूंगा। ठीक है, कि कैसे जनरल इलेक्ट्रिक में ये डाउनफॉल होना और फिर उसमें आप होने में अमेरिकन मार्केट में एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट बना था। तो उसी के ऊपर फोकस है। ऐसा चीज आप इंडियन मार्केट में आपको मिलेगा, है ना। रिसेंटली अदानी की क्या गजब का डाउनफॉल हुआ है ना। वो भी अमेरिकन एक रिसर्च कंपनी के कारण ही हुआ है। तो ऐसे मौका बनता रहता है सर। तो आप देखो ये मौका क्या बना है। मतलब इसमें मैं आपको दो चीज बताने जा रहा हूँ। एक, जब किसी पर्टिकुलर स्टॉक में कुछ होता है तो पॉइंट ऑफ व्यू डेवलप होता है, और फिर उसी पॉइंट ऑफ व्यू में आप अपना ट्रेड को डेवलप करते हो प्रेजेंट मार्केट को देखते हुए। तो लेट्स कंसीडर सम बेसिक ऑप्शन स्ट्रेटजीज ऑन जनरल इलेक्ट्रिक, जो एक समय नॉर्थ अमेरिका का कोर होल्डिंग हुआ करता। General Electric stock price collapsed by more than 85% during 17 months that started on October 2007 and नीचे गिर के plunging to a 16-year low $5.73 में आ गया था 2009 में। In the global credit crisis embedded its General Electric capital। आपको पता है 2008-9 में क्या हुआ था? हाँ, 2008-9 क्या है सर? ग्लोबल मेल्टडाउन के नाम से जाना जाता है। इंटरनेशनल मार्केट में फाइनेंशियल वर्ल्ड पूरा का पूरा ध्वस्त हो चुका। जॉब क्राइसिस से लेके हर चीज हुआ था। जनरल इलेक्ट्रिक का भी सेम हालत हुआ था, जैसे बाकी इंडियन कंपनीज में भी सेम प्रॉब्लम हुआ। जो लोग 2008-9 के टाइम पे ग्रेजुएट हुआ था, जॉबलेस था, अभी बहुत दिनों तक इंडियन मार्केट में भी इफेक्ट बहुत हाई था। तो वही एक सिचुएशंस का बात मैं अभी आपके साथ कर रहा हूँ, जब क्रेडिट क्राइसिस क्रिएट हुआ था 2008-9 में, जिसको ग्लोबल क्राइसिस के नाम पे या ग्लोबल मेल्टडाउन के नाम पे बताया जाता है। कोरोना से पहले अगर मार्केट कभी इकोनॉमिक क्राइसिस देखा था तो 2008-9 में देखा था। कोरोना के पहले, कोरोना तो एक अलग चीज है पैंडेमिक के कारण, बट बिफोर कोविड सिचुएशन 2008-9 का टाइम था, एक भयंकर सिचुएशन बना हुआ। तो एक उसी टाइम का ये सिचुएशन, ठीक है। तो क्रेडिट क्राइसिस इंपेरियल हो गया था। जनरल इलेक्ट्रिक कैपिटल सब्सिडरी भी खराब हो गया था, उसका भी एक था, जनरल इलेक्ट्रिक कैपिटल का एक सब्सिडरी था। तो स्टॉक रिकवर्ड स्टीडीली, लेकिन स्टॉक जो नीचे गिर गया था, ठीक है, 5.73 में आ गया था, फिर वो धीरे धीरे 2013 में जाते जाते रिकवर किया और फिर $27 में जाके जनवरी 16 2014 में क्लोज। पॉइंट टू बी नोटेड सर, मैं आपको अभी इसको गूगल से भी दिखा रहा था। जो बात मैंने आपको किया आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो। नीचे बहुत जोर का नीचे गिरा था, ठीक है, उसके बाद ये फिर से रिकवर किया, ठीक है। तो यही एक सिचुएशन यहाँ पर भी बना। तो ये जनरल इलेक्ट्रिक का सब्सिडरी का बात कर रहा हूँ। तो अभी आप एग्जाम्पल पे फोकस करें, ठीक है, आप प्लीज यहाँ पर एग्जाम्पल पे फोकस करें। जो स्टॉक 5.73 में नीचे आके गिरा था, जो बेसिकली 16 साल का 16 ईयर लो, ठीक है, 16 ईयर लो में आ गया और लगातार 17 मंथ से नीचे गिरा था, 17 महीने से गिरते जा रहा है गिरते जा रहा है। लेकिन इसका फिर से एक चांस बना, मतलब बेसिकली रिवर्स देना चालू किया और 2009 से 2013 में जाते जाते 33.5% का गेन मिल गया। और फिर 2014 का जब डेट यहाँ पर दिया गया है, तब इस टाइम पे ये 27.20 में ट्रेड कर रहा था। अब दिस इज द सिचुएशन जब मार्केट में किसी स्टॉक में मूवमेंट बना हुआ था, जैसे कि जनरल इलेक्ट्रिक सब्सिडरी में, ठीक है, जो क्रेडिट क्राइसिस मतलब बेसिकली क्रेडिट फॉरवर्ड का काम करता है। तो लेट्स अज्यूम वी वांट टू ट्रेड द मार्च 2014 ऑप्शंस। हम लोग जनवरी में हैं, ठीक है, हम चाहते हैं कि मार्च 2014 ऑप्शंस पे ट्रेड लेना चाहते हैं। आई होप कि आपके समझ में आ गया। 2000 जनवरी 2016 का 14 का डेटा ले रहा, लास्ट प्राइस ये है, और अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग मार्च 2014 का ऑप्शंस में ट्रेड करें। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम लोग यहाँ पर बी डास्क वगैरह को थोड़ा साइड करेंगे। अच्छा, बी डास्क क्या है?
बीड आस्क स्प्रेड क्या होता है ये मैंने रिसेंटली फ्यूचर क्लास में समझा गया है, तो फिलहाल मैं इसको इग्नोर करता हूँ सर, क्योंकि बीड आस्क स्प्रेड अपने आप में ही थोड़ा सा डिटेल्स टॉपिक है। अगर किसी को समझ में नहीं आएगा बीड आस्क स्प्रेड, वो प्लीज फ्यूचर का क्लास रेफर करें, क्लास का प्लेलिस्ट सभी के पास है, वहां पर आप प्लीज बीड आस्क स्प्रेड का टॉपिक को कवर करें। अगर आपको नहीं मिलता मेरे को बताएं, मैं आपको शेयर करूंगा कि बीड आस्क का आपको बेसिक नॉलेज मिल जाएगा। नाउ प्लीज पॉइंट पे फोकस करें। हम लोग यहाँ पर इग्नोर कर रहे हैं इसको एंड यूज द लास्ट ट्रेडिंग प्राइस ऑफ द मार्च ऑप्शन एज ऑफ जनवरी 16, 2014। अब जनरल इलेक्ट्रिक में क्या होने वाला है आप प्लीज फोकस करें। द प्राइस ऑफ मार्च 2014 पुट्स एंड कॉल्स ऑन जनरल इलेक्ट्रिक आर शोन ऑन टेबल। चलो एक टेबल है तो टेबल में फोकस करें। यहाँ पर एक कवर्ड कॉल का भी एक पॉइंट दिया है, बाइंग ए कॉल, बाइंग ए पुट एंड राइटिंग ए कवर्ड कॉल, यानी सेल कवर्ड कॉल सेल करें। तो कवर्ड कॉल क्या है ये भी एक स्पेशल टॉपिक है, मैं यहाँ पर इसको भी थोड़ा सा स्ट्रेटेजी में करता हूँ। बेसिकली कवर्ड कॉल उसको कहते हैं जब हम लोग स्पॉट मार्केट में भी कुछ होल्डिंग रखते हैं और साथ में ऑप्शन मार्केट में या तो बाई या तो पुट बाई करते हैं या तो कॉल बाई करते हैं या तो सेल करते हैं, तब वो कवर्ड होता है। बट करेंटली मैं इसको भी थोड़ा सा इग्नोर करूंगा, ठीक है। यहाँ पर आप फोकस करें, दो कैरेक्टर है यहाँ पर बेसिकली, ठीक है। यहाँ पर दो कैरेक्टर है, मतलब दो ट्रेडर है सर। एक ट्रेडर का नाम है कार्ला और एक का नाम है रिक। प्लीज पॉइंट बी नोटेड, आप में से ही कोई है, आप में से ही कोई है, आप अपने आप को ऐसा ही कुछ पोजीशन पे पुट कर दो सर। आप में से जो कंजर्वेटिव हो मानो कि वो कार्ला का रोल प्ले कर रहा है, और आप में से जो थोड़ा सा रिस्क टेकर हो वो रिक का रोल प्ले कर रहा है। तो बेसिकली टू ट्रेडर हियर, वन इज कार्ला अनदर इज रिक, ठीक है। रिक जो है वो रिस्की ट्रेडर है और कार्ला जो है वो कंजर्वेटिव है। पॉइंट आई होप आपको समझ में आ रहा है। अब रिस्क टेकिंग एबिलिटी जिसका है जैसे कि रिक का, और कंजर्वेटिव एबिलिटी मतलब जो रिस्क एवर्ट्स है, दोनों का माइंड सेटअप कॉल ऑप्शंस को बाई करने के बारे में दो तरीका का होता है और इसके बेसिस में स्ट्राइक चूज भी डिफरेंट होता है। तो जनरल इलेक्ट्रिक में क्या हुआ था, अब प्लीज फोकस करें टेबल पे। कार्ला एंड रिक बुलिश ऑन जनरल इलेक्ट्रिक, दोनों ही समझ रहे हैं कि जनरल इलेक्ट्रिक बुलिश होगा, ठीक है। दोनों को ही लग रहा है कि जनरल इलेक्ट्रिक बुलिश होगा और दोनों ही मार्च ऑप्शंस को बाई करना चाहते हैं। अब जनरल इलेक्ट्रिक की जगह आप इंडिया का कोई भी स्टॉक चूज कर सकते हो अगर आप किसी पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में बुलिश हो। तो यहाँ पर रिक भी बुलिश है, कार्ला भी बुलिश है, बट कार्ला थोड़ा सा कंजर्वेटिव है, रिस्क एवर्स है, बट रिक थोड़ा सा रिस्क टेकर है। अब दोनों सिमिलर पॉइंट पे खड़े होके दोनों अलग अलग सोच रहे हैं, मतलब दोनों बुलिश है बट एक थोड़ा ज्यादा बुलिश एक थोड़ा कम बुलिश, ठीक है। अब जनरल इलेक्ट्रिक का कॉल्स लास्ट प्राइस माने स्पॉट मार्केट लास्ट प्राइस चल रहा है 27.20, ठीक है। एक्सपायरेशन हम लोग ले रहे हैं यहाँ पर मार्च 2014, ये जो लास्ट डेटा है ये जनवरी 16 का डेटा था, ठीक है। जनवरी 16 का डेटा था, 16 जनवरी का डेटा था 2014। लुक एट द टेबल सर, स्ट्राइक प्राइस आपके सामने अवेलेबल है 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। अगर आप 25 चूज करते हो तो आपको इतना प्रीमियम देना पड़ेगा। प्राइस माने ये प्रीमियम है, ऑप्शन चेन है रे बाबा, ये क्या है, ये ऑप्शन चेन है। ये देखो सर, आई होप आप देख रहे हो सर। ये ओपन इंटरेस्ट वगैरह मैं बाद में बात करता हूँ, ठीक है। ये आपका इम्प्लाइड वैल्यू वगैरह है, लास्ट डेटेड प्राइस, ठीक है। बीड आस्क स्प्रेड बेसिकली, ठीक है। ये स्प्रेड क्या है मैं फ्यूचर में समझा एक बार, फिर समझाऊंगा, लेकिन फिलहाल मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ। और ये देखो स्ट्राइक, ठीक है। तो मैं बस आपको यहाँ पर ये फोकस करना चाहता हूँ कि ऑप्शन चेन ही है जो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर एज पर दिस एग्जाम्पल शॉर्टकट किया गया, ठीक है। मतलब जस्ट एक्सट्रैक्ट की तरह बोल सकते हैं, ऑप्शन चेन से ही उठाया गया एक डेटा है। अब यहाँ पर आप देखो इसे कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है। तो जब अगर अब यहाँ पर क्या होगा, अब कार्ला क्या करेगा और रिक क्या करेगा, है ना। कार्ला क्या करेगा और रिक क्या करेगा। कार्ला रिस्क एवर्स है, तो जनरल इलेक्ट्रिक ट्रेड कर रहा था 27 पे अंडरलाइन मार्केट में, मतलब स्पॉट मार्केट में। कार्ला थिंक्स इट कैन ट्रेड अप टू $28, बुलिश है ना। हेलो, कार्ला और रिक दोनों बुलिश है ना सर, आप लोग हाँ, सर। कनेक्टेड हो, दोनों बुलिश। तो जनरल इलेक्ट्रिक हाँ, सर। 27.20 से 28 में, थैंक यू सर, 28 में जाएगा, 28 में जाएगा। ये कार्ला भी सोच रहा है, सेम थिंग रिक भी सोच रहा है।
ठीक है, लेकिन कारला यहाँ पर मैं रिक पे बात करूँ, रिक में आता हूँ सर, बट रिक में आने से पहले थोड़ा कारला क्या करेगा वो देखो। तो कारला सोच रहे कि 28 में जाएगा और कारला इसके लिए बाई करेगा, तो बाई करेगा तो क्या करेगा, प्रीमियम देगा कि लेगा, देबे। देवे। पे करेगा। अब जितना लॉट साइज, मैं यहाँ पर एक स्टैंडर्ड लॉट साइज ले लूंगा 100, बट मार्केट में आपको डिफरेंट लॉट साइज मिल जाएगा सर, जो भी बोलेगा उतना तो करना है। तो कारला सोच रहे कि $28 तक मार्केट जाएगा इन टर्म्स ऑफ डाउन साइड रिस्क। सी थिंक द स्टॉक वुड डिक्लाइन टू $26। उनको लग रहा है कि मार्केट अगर नीचे जाएगा तो 26 में जाएगा, ऊपर जाएगा तो 28 जाएगा। देयरफॉर उसने $25 को या रुपीज जो भी समझो, 25 को उसने स्ट्राइक माना। तो 25 अगर स्ट्राइक है तो उसका प्रीमियम वैल्यू बता रहा है 2.26। सर 27 मार्केट में चल रहा है, 25 क्या बोलेंगे इसको हिंदी में? नहीं, हाँ सर। हाँ सर, ठीक है, आईटीएम। आईटीएम है सर, ठीक है। स्ट्राइक जो है स्पॉट से थोड़ा सा नीचे है, तो आईटीएम जो है ना बिल्कुल आईटीएम जो है, ठीक है। मार्केट स्पॉट में अगर आप यहाँ पर ऑप्शन चेन में चेक करो, अगर आपको समझने में दिक्कत हो तो आप संगे संग निफ्टी में भी चले जाओ। निफ्टी करंट मार्केट में चल रहा है 17,850 ऑलमोस्ट। अगर कोई 17,750 या 17,800 चूज करता है तो क्या चूज कर लिया, आईटीएम चूज कर लिया, है ना। तो वैसा ही यहाँ पर कारला भी वही सोच रहा है कि हम क्या चूज करें, तो कारला ने $25 को चूज किया, जनरल इलेक्ट्रिक जो इन दी मनी ऑप्शन है, और उसके लिए उसने 2.26 का प्रीमियम पे किया, ठीक है, एंड पेज 2.26। Now please point to be noted 2.26 is referred to as the premium for the cost of the options. Basically ऑप्शन खरीदने का कॉस्ट है जो आपको यहाँ पर दिख भी रहा है 2.26 जब उसने $25 चूज किया। मार्केट स्पॉट मार्केट चल रहा है 27.20। This call has an intrinsic value of 2.20। अब intrinsic value कैसे कैलकुलेट होगा, इंट्रिंसिक वैल्यू बोलो कैलकुलेट करके, स्पॉट माइनस स्ट्राइक। स्पॉट माइनस स्ट्राइक, कॉल ऑप्शन है तो स्पॉट मार्केट से स्ट्राइक प्राइस को माइनस करो। तो स्पॉट चल रहा था 27.20, है ना, यहाँ से ये स्पॉट है, यहाँ से स्ट्राइक को माइनस करो सर 25 को, तो 27.20 से 25 माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा 2.20, है ना। तो ये हो जाएगा आपका इंट्रिंसिक वैल्यू आईवी जो मैंने आपको कल सिखा रहा था। अब इंट्रिंसिक वैल्यू आ गया, स्टॉक प्राइस 27.20 लेस स्ट्राइक प्राइस, एंड टाइम वैल्यू क्या होगा। अब यहाँ पर एक छोटा सा चीज है, छोटा नहीं काफी इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको अभी डिटेल्स में नहीं सिखाया, मैं फिलहाल इतना समझा सकता हूँ कि टाइम वैल्यू कैलकुलेट करने का जो रूल है वो अभी बता रहा हूँ, बाकी डिटेल्स में चर्चा होगा सर। जो आपका प्रीमियम प्राइस है, ठीक है, जो आपका प्रीमियम प्राइस है यहाँ से आप इंट्रिंसिक को लेस करो, प्रीमियम वैल्यू से 2.26 का आपका प्रीमियम है, प्रीमियम से कॉल प्राइस जो है बेसिकली प्रीमियम या कॉल प्राइस से इंट्रिंसिक वैल्यू को लेस करें तो आपको मिल जाएगा टाइम वैल्यू, दैट इज इसका है 0.06, ठीक है। अब टाइम वैल्यू का यूज क्या है नहीं है, मैं इसीलिए बोला ना आपको कि मैंने काफी सारा पॉइंट ऐसा भी यहाँ पर आपको लगेगा जो शायद थोड़ा आपको समझ में ना आए, बट क्या है ना अभी मैं इतना डिटेल्स में नहीं जा सकता क्योंकि टाइम वैल्यू में चर्चा बाकी है, ठीक है। तो बेसिकली टाइम वैल्यू का डेटा आपको मिलेगा, ठीक है। लेकिन अभी आप फोकस करो सर, मैं इसको ट्रेड को पहले खत्म करूँ। रीक, रीक का क्या है, रीक ऑन द अदर हैंड इज मोर बुलिश देन कारला। रीक को लग रहा है कि वो और ज्यादा बुलिश है, ही इज लुकिंग फॉर बेटर परसेंटेज पे ऑफ, मतलब उसको लग रहा है कि मैं ज्यादा प्रॉफिट करना चाहता हूँ। इवन इफ इट मींस लूजिंग द फुल अमाउंट, अगर वो पूरा पैसा जो जमा करेगा अगर वो पूरा लॉस भी हो जाए उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। रिस्क टेकर है भाई, रीक जो है वो रिस्क टेकर है। जो प्रीमियम वो जमा करेगा अगर वो पूरा चला भी जाए नष्ट भी हो जाए तो भी उसको फर्क नहीं पड़ता है। इवन इफ इट मींस लूजिंग द फुल अमाउंट इन्वेस्टेड इन द ट्रेड, शुड इट नॉट वर्क आउट तो भी चलेगा। इसलिए उसने आउट फॉर $28 कॉल एंड पेज 0.38 फॉर इट, उसने $28 का $28 का स्ट्राइक चूज किया।
স্যার समझ रहे हैं सर? हाँ बोलो গীতিকা গীতিকা বলছো বেরোতে হবে স্যার। আচ্ছা গীতিকা পরে কিন্তু হ্যাঁ। ক্লাসটা বাকি পার্টটা একটু করে নিন না হ্যাঁ স্যার করুন। ठीक है देखो सर फोकस करो तो $28 का वो चूज कर रहा है तो वो कौन सा ऑप्शन चूज कर रहा है प्लीज टेल मी आईटीएम की ओटीएम आउट ऑफ द वन ओटीएम प्रीमियम देखो लो है प्रीमियम लो है सिमिलरली आप निफ्टी में चेक करो देख लो सर फटाफट देख लो ये देखो 17,850 हमारा करंट मार्केट चल रहा है ऑलमोस्ट अगर आप 7,900 में जाते हो 7,950 में जाते हो तो आप ओटीएम में चले जाते हो और जैसे ओटीएम में जा रहे हो सर आपका प्रीमियम वैल्यू कम हो जाएगा प्राइस जो है ऑप्शंस का कॉस्ट जो है वो कम पड़ेगा पर यहीं पर तो खेल है सर कि आप रिस्क टेकर बनोगे कि रिस्क एवर्ट्स बनोगे रिस्क टेकर भी पैसा कमाते हैं रिस्क एवर्ट्स भी पैसा कमाते हैं ओके सुमित लेकिन ये देखना पड़ेगा कि भाई आप क्या बनना चाहते हो पैसा हर चीज पे कमाया जाता है सर दुनिया में ऐसा कोई चीज है नहीं जिसमें पैसा नहीं बनता लेकिन डिपेंड करता है कि आपका कैरेक्टर के ऊपर आपका सोच के ऊपर तो Rick on the other hand is more bullish than Carla he is looking for better percentage payoff even if it means losing the full amount वो पूरा का पूरा लॉस करने के लिए भी रेडी है कि therefore odds for $28 कॉल ऑप्शंस बेसिकली OTM चूज किया और प्रीमियम पे किया 0.38 ठीक है since this is an OTM call it only has time value so OTM का कोई टाइम वैल्यू मतलब कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होता है बिकॉज नेगेटिव हो जाएगा ना अरे जीरो से वही मैं बता रहा हूँ स्पॉट माइनस स्ट्राइक करोगे स्पॉट है 27.2 और स्ट्राइक है 28 तो ये नेगेटिव हो जाएगा तो नेगेटिव तो इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं हो सकता तो क्या हो जाएगा जीरो इसलिए क्या कहते हैं ओटीएम और ओटीएम का क्या है इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होगा टाइम वैल्यू और टाइम वैल्यू वही सेम कॉन्सेप्ट प्रीमियम माइनस इंट्रिंसिक ठीक है तो थोड़ा टाइम वैल्यू बिल्कुल रहेगा तो टाइम वैल्यू 28 का ओटीएम का क्या दिखा रहा था एक बार देख लेते टेबल से तो टाइम वैल्यू बता रहे 0.38 ठीक है मतलब वही -0 प्रीमियम 0.38 -0 तो क्या होगा आप प्रीमियम पे कर रहे हो 0.38 प्रीमियम तो 0.38 माइनस इंट्रिंसिक इज 0 तो 0.38 ही होगा ना तो इट हैज ओनली टाइम वैल्यू एंड नो इंट्रिंसिक का इसका ओटीएम का अब आप देखो सर द प्राइस ऑफ कार्ला एंड रिक्स कॉल्स ओवर a range of different price for General Electric shares by option expiry in March जिसको आप टेबल में देख सकते हैं तो रिक सिर्फ $38 इन्वेस्ट किया $0.838 इन्वेस्ट किया था पर कॉल जितना लॉट में था ठीक है एंड दिस इज द मोस्ट ही कैन लूज तो कितना लॉस करेगा वो रिक कितना लॉस करेगा 0.38 मैक्सिमम लॉस होगा उसका कॉल बायर है ना तो कॉल बायर का मैक्सिमम लॉस कितना है जितना प्रीमियम हो पे करेगा However, वो प्रॉफिट तभी कर पाएगा जब मार्केट में जब उसका जनरल इलेक्ट्रिक का ट्रेडिंग प्राइस क्या होना चाहिए बोलो तो जब $28 प्लस 0.838 एक्स्ट्रा मतलब जो उसका प्रीमियम वैल्यू है मतलब अगर मार्केट 28.38 में जाता है अगर मार्केट 28.38 में जाता है जहां पर मार्केट प्रेजेंट मार्केट में 27.20 में ट्रेड कर रहा था अगर मार्केट 28.38 में जाता है तभी वो प्रॉफिटेबल सिचुएशंस में जाएगा तभी वो प्रॉफिटेबल सिचुएशन में जाएगा अदरवाइज वो प्रॉफिट नहीं कर पाएगा कौन रिक ठीक है रिक ठीक है एट द ऑप्शन एक्सपायरी सिमिलरली उल्टा साइड में देखो कार्ला का क्या हिसाब बनेगा कार्ला इन्वेस्ट मच हायर अमाउंट उसका इन्वेस्टमेंट अमाउंट ज्यादा है कितना पे किया था कार्ला बोलो कार्ला कितना पे किया था $2.26 कार्ला $2.26 इन्वेस्ट किया था आपको डॉलर अगर समझ में नहीं आता प्राइस समझ लो कोई दिक्कत नहीं है आप $2.26 समझ लो तो कार्ला इन्वेस्ट किया था $2.26 तो ऑब्वियसली कार्ला का इन्वेस्टमेंट वैल्यू रीक से काफी हाई है रीक ने 0.38 पैसा इन्वेस्ट किया था और ये $2.26 बहुत हाई अमाउंट इन्वेस्ट किया अब कार्ला का क्या सोचता है इट स्टॉक ड्रिफ्ट डाउन टू $26 बाय ऑप्शन एक्सपायरी ठीक है रिक मेक्स मच हायर प्रॉफिट देन कार्ला ऑन ए परसेंटेज बेसिस
if General Electric trades up to 29 by option expiry, अगर 29 पे भी चले जाते हैं तो और हाई प्रॉफिट करेगा. However, Carla would make a small profit even if General Electric trades marginally high, say $28. अगर थोड़ा सा भी हाई जाता है ऑप्शन एक्सपायरी में तो कार्ला हल्का प्रॉफिट करेगा, स्मॉल प्रॉफिट. अब आप देखो, आपको पता है प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है. मैं प्रॉफिट कैलकुलेशन में ज्यादा समय नहीं दे रहा हूँ सर, क्योंकि आपको मैंने ऑप्शन बेसिक्स में सिखा गया है. लेकिन आप यहाँ पर परसेंटेज चेक कर सकते हैं. अगर स्टॉक जो है वो 26 में क्लोज होता है तो कार्ला का लॉस हो जाएगा, दोनों का लॉस होगा, क्योंकि दोनों बुलिश था, दोनों बुलिश था सर. बोथ आर बुलिश, कार्ला भी बुलिश, रिक भी बुलिश, तभी तो कॉल चूज किया. लेकिन मार्केट 27.20 से अगर 26 में जाएगा, है ना, मार्केट अगर 27.20 से 26 में जाएगा तो कार्ला का भी लॉस है, रिक का भी लॉस है. कार्ला का भी लॉस है, रिक का भी लॉस है. बट रिक का लॉस 100%, जितना जमा करेगा सब पूरा का पूरा चला जाएगा. हाँ या ना सर? लेकिन आप एक चीज देखो, कार्ला ने चूज किया था 25, तो उसका इधर $1 का लॉस है. मतलब उसने स्ट्राइक चूज किया था 25 ना, तो कार्ला सिर्फ $1 में ही नीचे गिरेगा. लेकिन रिक का तो 28 है, तो इसका तो कुछ बचेगा नहीं सर, तो जीरो में चला जाएगा. $28, क्योंकि मार्केट 27.20 में था, इसका स्ट्राइक 25 था, इसका स्ट्राइक 28 है. आप समझ सकते हो कि रिक का क्यों जीरो में आ गया. हेलो, प्लीज टेल मी. এখানটা বোঝা যাচ্ছে? जस्ट बिकॉज कार्ला ने 25 को चूज किया था अपना स्ट्राइक के हिसाब से और मार्केट क्लोज हुआ है 26 पे, तो 26 में क्लोज हुआ है, स्ट्राइक 25 है, स्पॉट 27.20 में था, तो कार्ला का लॉस तो है, बट नॉट लाइक अ रिक. अगर मार्केट 27 में क्लोज होता है तो यहाँ पर आपका प्राइस बन जाता है $2 का, ठीक है, प्राइस ऑफ कॉल, ठीक है, कार्ला के लिए. इसके लिए बन जाता है 0, बिकॉज हर केस में रिक जो है वो 28 बेसिकली वो आउट ऑफ द मनी चूज किया है, तो वो हर केस में वो 100% लॉस करेगा. लेकिन हाँ, कार्ला का लॉस थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि मार्केट 27.20 की जगह 27 में क्लोज हुआ है. कार्ला प्रॉफिट तब कर पाएगा सर जब मार्केट हल्का सा भी 27.20 से अगर 28 में क्लोज होता तो कार्ला को प्रॉफिट होगा सर. और कितना डिफरेंस हो गया स्ट्राइक से? $3 का डिफरेंस हो गया, तो $3 का इधर इसका बनेगा सर, $3 का इधर वो बनेगा. ठीक है, तो जिसका अगर परसेंटेज करो तो ऑलमोस्ट 32.70 का प्रॉफिट परसेंटेज रह जाएगा. और अगर मार्केट 27.20 से 29 में भी क्लोज होता है तो भी कार्ला प्रॉफिट करेगा $4 के आसपास, जो ऑलमोस्ट 77% के आसपास. लेकिन आप यहाँ पर एक चीज देखो, कार्ला ने चूज किया था ITM, कार्ला ने चूज किया था ITM, रिक ने चूज किया था OTM. रिक 3 सिचुएशन ऐसा है जब उसका 100% लॉस है. अगर जनरल इलेक्ट्रिक का शेयर 27.20 से 26, 27, 28 3 सिचुएशंस में जाता है, इवन 28 में भी हल्का सा जाता है ना, ठीक है, हल्का सा बुलिश भी हुआ है, तो भी रिक का लॉस है, क्योंकि रिक ने OTM चूज किया. रिक सिर्फ तभी प्रॉफिट करेगा जब ये 27.20 से 29 में जाएगा. लेकिन यहाँ पर $1 में चेंजेस है, 28 माइनस 29, 28 एंड 29, मतलब ये आपका स्टॉक है, दिस इज द स्पॉट माइनस स्पॉट प्राइस एंड दिस इज द स्ट्राइक प्राइस. तो स्पॉट माइनस स्ट्राइक करके इसका इंट्रिंसिक आप देख सकते हो, इसका इंट्रिंसिक $1 है. बट एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यही है कि रिक का जो प्रॉफिट रहेगा वो 163% का रहेगा, मतलब हाई लेवल ऑफ प्रॉफिट रहेगा. इसका मेन रीजन है कि उसका जो प्रीमियम वैल्यू वो बहुत ही लो था, उसने सिर्फ 0.38 पैसा का ही, $38 का ही उसने इन्वेस्ट किया. तो क्या समझ में आ रहा है कि OTM चूज करना रिस्की है बट प्रॉफिट मार्जिन हाई है, ITM चूज करना लेस रिस्की है, ठीक है, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन लो है, लॉस भी हो सकता है, लॉस में भी जा सकते हो डिपेंडिंग ऑन दी सिचुएशन. बात समझ में आ रहा है सर? हाँ बोलो.
বলছে সব থেকে 50-50 সব থেকে 50-50 বুঝলাম না। মানে স্যার আমি বলছি স্যার মানে ওটিএম বা আইটিএম যাই বলুন না কেন আমরা 50-50 চান্স। नहीं ओटीएम में कहाँ 50-50 चांस, ओटीएम में तो 50-50 चांस नहीं है सर। মানে মানে স্যার রিস্কের দিকে দেখতে গেলে আমার স্যার দুটোতেই রিস্ক আছে, কোনোটাতে কম কোনোটাতে বেশি, হালকা একটু এদিক ওদিক ব্যাস। नहीं हल्का नहीं सर, ओटीएम में रिस्क हाई है सर, ओटीएम में रिस्क ওটিএম এ স্যার যতটা প্রিমিয়াম ততটাই গেল, ওখানটা अब ব্যাপার থাকে। प्रीमियम भी जाएगा मतलब तुम्हारा पूरा पैसा चला जाएगा, ठीक है। आईटीएम में तुम्हारा पूरा पैसा नहीं डूबेगा कॉम्पेयर टू ओटीएम, ठीक है। लॉस दोनों में हो सकता है लेकिन फिर भी यहाँ पर लॉस का चांसेस कम है, यहाँ पर दो चांसेस है कि लॉस होगा, लेकिन 2 चांसेस है कि आपको प्रॉफिट भी हो। হ্যাঁ लेकिन ओटीएम में तुम्हारा 3 चांसेस ऐसे सिचुएशंस है, मतलब मार्केट 27.20 से 27.20 से अगर मार्केट 28 में भी जाता है, बुलिश है फिर भी तुम्हारा लॉस है, मार्केट बुलिश है फिर भी এটা तुम्हारा लॉस है, বলছি আইটিএম এও তো 100% লস হতে পারে কিন্তু চান্স কম। चांस आईटीएम में चांसेस वेरी बट ओटीएम में चांसेस স্যার वेरी, ওটা যদি মার্কেট প্রাইস হয় তাহলেই তুমি সম্ভাবনা বাড়বে, নাহলে হবে না। तो খুব স্যার তখনই হবে। देखो सर हम लोगों को प्रैक्टिकली सोचना चाहिए और प्रोबेबल सिचुएशंस के बेसिस में सोचना चाहिए कि क्या हो सकता है, ठीक है। मतलब जो जेन्युइनिटी है, मतलब मार्केट एकदम अचानक से इतना बढ़ जाएगा, मतलब इमोशन से नहीं होता है, ठीक है, कि नहीं नहीं बढ़ेगा 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 ऐसा नहीं, मतलब एक जेन्युइन कॉज कि भाई कितना हो सकता है। बहुत हाई प्रॉफिट के आशा में भी तो आप ऐसा नहीं कर सकते ना कि नहीं होगा, अरे भाई क्या होगा क्यों होगा, सोचो, ठीक है। फिर इट्स डिपेंड ऑन दी नॉलेज ऑल्सो, इट्स डिपेंड ऑन दी पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, एवरीथिंग मैटर करता है। लेकिन कल आप लोग मुझे बार बार पूछ रहे थे कि सर आईटीएम चूज करें कि ओटीएम चूज करें, तो ये एक आइडिया मैं आपको आज दिया, बट अभी भी बहुत सारा स्ट्रेटेजी बोलना बाकी है। ये चौथा समझ में आया रे चौथा, अरे चौथा का आवाज नहीं आ रहा। স্যার তাহলে এটার ব্রেক ইভেন পয়েন্ট তাহলে 27.26 হবে মানে 26 হ্যাঁ হ্যাঁ ওই যে যতটা প্রিমিয়াম দিয়ে যতটা হবে, যতটা প্রিমিয়াম দিয়ে থাকবে ওইটাই ব্রেক ইভেনে দাঁড়াবে। প্রিমিয়াম ভ্যালুটা যতক্ষণ পর্যন্ত 0 হয়ে যাবে অতটাই তো ব্রেক ইভেন থাকবে, হিসেব করে নে না, ইজি তাই না। सो पॉइंट इज वेरी सिंपल, ठीक है, कि आईटीएम और ओटीएम, ठीक है, ये दोनों चीज डिपेंड करता है कि आप कैसा ट्रेडर हो। वैसे आगे और भी बताऊंगा, ये तो बस कुछ नहीं सर, आज तो मैंने बस Hello? हाँ बोलो सर, हाँ बोल पीयूष बोल। হ্যাঁ, তার মানে মেনলি আমার যে যখন একটা টার্গেট থাকছে যে মার্কেট আপনি পর্যন্ত যেতে পারবে, আমাকে তাহলে দেখতে হবে যে আমার ব্রেক ইভেন পয়েন্টটা যেন আমার টার্গেট থেকে যেন কম থাকে, তাই তো? यस আমি যে यस স্ট্রাইক প্রাইসটা চুজ করছি তারপর প্রিমিয়ামটা দিচ্ছি, মানে আমার ব্রেক ইভেন পয়েন্টের থেকে যেন আমার টার্গেট হাই থাকে, তবে আমার অবভিয়াসলি তবেই আমার প্রফিট হবে, নাহলে আমার হবে না। মানে টার্গেটটা তোকে ব্রেক ইভেনের থেকেও বেশি রাখতে হবে, ঠিক আছে, তবেই তুই প্রফিট দেখতে পাবি। এবারে এটাও ডিপেন্ড করছে আমি আইটিএম চুজ করবো না ओटीएम चूज করবো, है ना। आईटीएम चूज करना है कि ओटीएम चूज करना है, ये डिपेंड करता है तुम्हारा रिस्क एपिटाइट पे, मार्केट के ऊपर तुम्हारा फोकस क्या है, तुम क्या मार्केट मतलब मार्केट में ऑब्वियसली तुम हाई हाई लेवल ट्रेड करोगे। देखो सर एक प्रॉब्लम देखो, जब हम लोग मार्केट में ट्रेड लेने के लिए सोचेंगे, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, देखना एक सिर्फ प्रॉफिट इज नॉट ওটিএম ऑलवेज, এর ক্ষেত্রে তো ব্রেক ইভেন পয়েন্টটাও হাই হবে, তার মানে মার্কেটটাকে শার্প আপ হতে হবে তবে গিয়ে প্রফিটটা দাঁড়াবে। यस सर, बहुत ही मतलब हाई लेवल, मतलब बहुत ज्यादा बुलिश होगा अगर आपका कॉन्सेप्ट, तभी ओटीएम में लोग ट्रेड करते हैं। लेकिन ओटीएम का एक फायदा है सर कि आपका प्रीमियम वैल्यू बहुत लो होगा ना, यही चीज ओटीएम का अट्रैक्शन है। एक ही चीज पे यहाँ पर भी आप स्ट्राइक चूज करके ट्रेड ले रहे हो, यहाँ पर आप प्रीमियम वैल्यू देखो और इधर प्रीमियम वैल्यू देखो सर। কিন্তু স্যার ওটিএম এর ক্ষেত্রে তো প্রবাবিলিটি অনেক লো চলে আসবে। ऑब्वियसली इसमें प्रोबेबिलिटी लो है, प्रॉफिट परसेंटेज हाई है, प्रीमियम वैल्यू लो है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट कम पड़ेगा। इसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट हाई है लेकिन प्रोबेबिलिटी हाई है, मतलब प्रोबेबिलिटी हाई इन द सेंस प्रॉफिट का चांसेस भी हाई है, लॉस भी हो सकता है, बट लॉस कम होएगा, लॉस कम होएगा,
कम होएगा इन द सेंस मतलब ओटीएम में जैसे तुम्हारा पूरा डूबेगा, आईटीएम में पूरा नहीं डूबेगा शायद, ठीक है, जैसे आपको यहाँ पर पता चला है। डोंट वरी सर, मैं और भी कुछ मतलब डिटेल्स रेडी किया, ठीक है, जैसे कि आज मैंने आपको एक स्ट्रेटेजी बता दिया, हल्का छोटा सा स्ट्रेटेजी था, अभी स्ट्रेटेजी का कुछ हुआ ही नहीं है। इवन एज पर एनआईएसएम सिलेबस अभी बहुत सारा स्ट्रेटेजी भी बाकी है, एनएससी के सिलेबस के हिसाब से भी स्ट्रेटेजी में बहुत कुछ बात करना बाकी है। तो जब हम लोग धीरे धीरे स्ट्रेटेजी को डेवलप करेंगे तो आपको और क्लैरिटी मिलेगा सर। ये तो बस आप लोगों के मन में जो थोड़ा सा चल रहा था ना, तो मैंने सोचा थोड़ा सा शांति करते आप, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एक नोट दिया है, ईच ऑप्शन काउंटर जनरली रिप्रेजेंट्स 100 शेयर्स, सो एन ऑप्शन प्राइस 0.38 वुड इन्वॉल्व एन आउटले ऑफ, कितना पैसा खर्चा होगा, $38, मतलब ये रीक का है। और ऑप्शन प्राइस अगर 226 करके 2.26 करके है तो आपका खर्चा पड़ जाएगा $226। कहाँ $226 और कहाँ $38, ह्यूज डिफरेंस। तो लेकिन ह्यूज डिफरेंस के साथ आपको आउटकम भी देखने को मिला, ठीक है। सो फॉर ए कॉल ऑप्शन द ब्रेक इवन प्राइस इक्वल द स्ट्राइक प्राइस, कॉल ऑप्शंस के लिए ब्रेक इवन प्राइस इक्वल द स्ट्राइक प्राइस प्लस द कॉस्ट ऑफ द ऑप्शंस, मतलब जितना आपका स्ट्राइक होगा उसके साथ आपको प्रीमियम को भी ऐड करना चाहिए। इन कार्लास केस ब्रेक इवन मतलब जनरल इलेक्ट्रिक शुड ट्रेड एटलीस्ट 27.26 एट एक्सपायरी टू ब्रेक इवन। कार्ला के केस में जैसे कि आप ताथा ने अभी बताया सर 27.26, मैंने वो जमा कर रहा था कितना 25 स्ट्राइक था और 2.26 ना 2.26 उसका प्रीमियम था, 25 स्ट्राइक चूज किया था कार्ला ने। सो कार्ला के केस में मार्केट एटलीस्ट कहाँ पहुंचना चाहिए, 27.26 में पहुंचना चाहिए, जहां पर मार्केट 27.20 स्पॉट में जनवरी में था। तो जब एक्सपायर करेगा उस पीरियड में 27.26 में एटलीस्ट होना चाहिए, तब जाके कार्ला ब्रेक इवन में पहुंचे, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। अभी तो हम लोग ब्रोकरी वगैरह सब ये सब कमीशन वगैरह को साइड ही रखा है, हम लोग यहाँ पर कमीशन को कंसिडर नहीं किए ताकि चीजों को सिंपल रखा जाए। ब्रेक इवन प्राइस इज हायर किसके केस में, रीक के केस में। रीक 28 स्ट्राइक चूज कर रहा था और प्रीमियम दे रहा था 0.38, तो 28.38 मार्केट एटलीस्ट जाना चाहिए, जहां पर स्पॉट चल रहा था 27.20 में जब आप ट्रेड स्टार्ट किए थे। तो 27.20 से 28.38 इट्स अ ह्यूज गैप, ह्यूज गैप। तो रिस्क हाई है, मतलब कम से कम तुमको 28.38 से भी हाई टारगेट रखना चाहिए। से फॉर एग्जांपल 29 एटलीस्ट टारगेट तो होना ही चाहिए, तब जाके कुछ पैसा मिलेगा। ये रीक के केस में है। तो अभी कमीशन वगैरह को हम लोग थोड़ा साइड किए हैं, जो एज पर ब्रोकिंग कंपनीज के हिसाब से सेबी चार्जेस वगैरह, ये इसका आगे बताऊंगा, ठीक है। इसका क्या ट्रेडिंग में क्या खर्चा लग जाता है, ब्रोकिंग फर्म का क्या चार्जेस है, सेबी का क्या चार्जेस है, आई विल डिस्कस इन डिटेल्स इन लेटर क्लासेस, ठीक है। लेकिन फिलहाल ऑप्शन स्ट्रेटेजी वगैरह में फोकस करते हैं। तो नेक्स्ट दिन मैं आपको पुट पे बताऊंगा, सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर मैं पुट पे बताऊंगा, ठीक है। मैंने आज पुट का मुझे स्टार्ट करना ही था, मैंने आज पुट डिटेल्स में नहीं स्टार्ट कर पाया, तो पहले मैं पुट का बेसिक करूंगा, फिर मैं पुट के ऊपर केस स्टडीज करूंगा, ठीक है सर। हो जाएगा ऐसे স্যার कॉल স্যার স্যার বলছিলাম যে আমরা যে অপশন চেনে যেটা দেখছি যে কলে হয়তো 17,500 স্ট্রাইকে ভলিউম আছে হয়তো 5 লাখ আছে, তার মানে হুম। মেনলি তো লোকের তো চিন্তা ভাবনা আছে যে কলেতে ওই কত ভলিউম আছে, মানে তারা কলটাতে শর্ট করে রেখেছে, তো यस 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 কলটা শর্ট করে তো, হ্যাঁ, তার মানে তাদের চিন্তা ভাবনা যে 17,500 উপর মার্কেট উঠবে না। আর পুটের ক্ষেত্রেও উল্টো, মানে আমার যদি দেখি পুটের দিকে ভলিউম হয় তার মানে মার্কেট তাহলে ওঠার চান্সটা বেশি থাকে, তাই তো? মানে যারা পুট শর্ট করে তার মানে মার্কেট তার উপর দিকে উঠছে। एग्जैक्टली হ্যাঁ, ওইটাই স্যার, কারণ আমি এই কদিন ওই জিনিসটা মানে অপশন চেনটা অ্যানালিসিস করছিলাম আর তার সঙ্গে স্টকের ওই মুভমেন্ট গুলো চেক করছিলাম, তো দেখে মানে সেটাই বুঝতে পারছি যখন পুটের দিকে হাই আছে তখন দেখছি মার্কেট উপর দিকে উঠছে, কল হাই Exactly. দেখি মার্কেট শর্ট হয়ে দিকে পড়ছে। ঠিক আছে, আমি কভার করবো, এখন আসিনি তো ভলিউম ওপেন ইন্টারেস্ট কি ইফেক্ট ফেলে মার্কেট কে আসছে, ঠিক আছে। নিজেরা যা পারছিস করে যা, আমি একটা একটা করে ডিটেলস অ্যানালিসিস দেখব, ঠিক আছে। তাহলে সুমিত বুঝতে পেরেছিস তো? হ্যাঁ দাদা। ঠিক আছে, ঠিক আছে, এরকম আরো কেস স্টাডিজ হবে, কালকে দেখা হচ্ছে। আজকে এতটাই রাখলাম, টাটা। ওকে। ওকে স্যার, বাই বাই স্যার, বাই। ঠিক আছে স্যার, বাই। ওকে।
রাখছি বাই স্যার হ্যাঁ বাই স্যার, বাই।